हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, 5 अगस्त 2019 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को पूर्णतः समाप्त कर दिया और साथ ही साथ कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वह भी खत्म हो गया। उस समय यह वादा किया गया था कि कश्मीर में विकास आएगा, आतंकवाद खत्म होगा, कश्मीर पूरी तरीके से अपने आप को भारत का अंग मानने लगेगा और इसके साथ साथ वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जिस जन्नत का ख्वाब वहां के लोग देखते हैं वहां पर वो जन्नत बनेगी। लेकिन आज इसके ठीक 6 साल बाद यानी कि 5 अगस्त 2025 को हम जब देखते हैं कश्मीर को तो सवाल ये उठता है कि क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं, वो सफर कहां तक पहुंचा और हमने कितना सफर तय किया, कश्मीर में क्या वाकई शांति लौटी, टूरिज्म लौटा, विकास हुआ, या इसमें बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मूल्यांकन करेंगे इन 6 सालों का, 370 के खत्म होने के बाद के 6 सालों का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा टाइटल है अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर क्या क्या बदला है। तो सबसे पहली चीज जब हम देखें तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर एक पहलू पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो राजनीतिक पहलुओं से हम देखना शुरू करते हैं। अगर हम राजनीतिक पहलू से देखें तो सबसे पहली चीज, चुनाव हुए, परिसीमन कराया गया और पूर्णतः चुनाव कराए गए, लोकतांत्रिक सरकार बनी। 2025 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है और यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि एक यूनियन टेरिटरी है इसलिए इसमें जो पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण है वो उपराज्यपाल के पास ही रहता है। दूसरी बड़ी चीज, यहां पर सरकार सबसे पहले यह प्रस्ताव लाती है कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा है उसे बहाल किया जाए। उमर अब्दुल्ला काफी व्यवहारिक रुख रखते हैं, प्रैक्टिकल रुख रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि केंद्र से संघर्ष करने का कोई बड़ा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन जन भावनाएं अभी भी विशेष दर्जे की मांग कर रही हैं। और उसमें एक और महत्वपूर्ण घटना हुआ जो राजनीतिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। यह घटना थी 13 जुलाई की। 13 जुलाई को फिर से शहीद दिवस घोषित किया गया। 13 जुलाई को फिर से शहीद दिवस घोषित किया गया और यह शहीद दिवस की घोषणा बहुत मायने रखती है। यह प्रतीकात्मक राजनीति का एक बड़ा संदेश है। देखिए, उमर अब्दुल्ला सीएम हैं, राजनीतिक रूप से चुने हुए सीएम हैं, लेकिन सारी जो विशेष पावर्स है वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। डेमोक्रेसी वापस जरूर आई है लेकिन पावर वापस नहीं आया है। ये एक जटिल काम है। और अगर हम 13 जुलाई की बात करें, 13 जुलाई की घटना जिसे शहीद दिवस के रूप में कश्मीर में मनाया जाता है, वो क्या थी और किस प्रकार से ये एक सिंबॉलिक महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। देखिए, 13 जुलाई 1931 को एक घटना होती है श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाहर। वहां पर 22 कश्मीरियों को डोगरा महाराजा हरि सिंह की सेना ने गोली मार दी थी जब वे एक व्यक्ति की सुनवाई के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। कश्मीरियों ने ये नागरिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मांग का सिंबल माना और इसके समर्थन में 1948 से लेकर अब तक, जब तक 370 खत्म नहीं हुआ था, 1948 से लेकर के अब तक जम्मू कश्मीर में इस दिन को यानी कि 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता था। खास तौर पर वहां की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि PDP, ये इन्हें हमेशा से मनाती रही शहीद दिवस के तौर पर। लेकिन जब 370 खत्म होता है तो 370 के खत्म होने के बाद 2019 के बाद इनफैक्ट केंद्र सरकार जो है उसने शहीद दिवस को मान्यता देना बंद कर दिया और उसके स्थान पर 26 अक्टूबर यानी कि जिस दिन कश्मीर का भारत में विलय हुआ, 26 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। अब जब चुनाव संपन्न हुए और वहां पर उमर अब्दुल्ला की चीफ मिनिस्टरशिप में सरकार बनती है तो 2025 में उमर अब्दुल्ला ने फिर से घोषित किया इसे शहीद दिवस के तौर पर मनाने के लिए। अब देखिए, ये एक सिंबॉलिक है, यह केवल एक डे डिक्लेयर करना नहीं है बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं और प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं जो ये दिखाते हैं कि वहां की लोकल एस्पिरेशंस क्या हैं और सरकार उन्हें किस तरीके से
पोर्ट्रे कर रही है, केंद्र सरकार क्या चाहती है, जबकि वहां के लोकल एस्पिरेशंस, वहां के स्थानीय भावनाएं अलग हैं और वे शहीद दिवस का समर्थन करती हैं। तो ये अभी आपको जो पॉलिटिकल सत्ता लौटी तो है, लेकिन सत्ता में जो संघर्ष है वो भी आपको समझना चाहिए। तो कश्मीर में सत्ता को लेकर के यह स्थिति है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, सुरक्षा की बात करें, जो कि एक बड़ा मुद्दा है स्पेशली जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए। तो देखिए, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आतंकवाद में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है, आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। जब 2019 की बात करें तो वहां पर लगभग 129 आतंकियों की स्थानीय भर्ती हुई थी, जबकि 2025 में केवल एक आतंकवादी की स्थानीय निवासी की भर्ती हुई है। 2025 में अब तक केवल 28 आतंकी मारे गए हैं, यानी कि आतंकवादियों की घटना भी बहुत कम हुई है। और इसके साथ साथ पत्थरबाजी बंद हुई है, अपहरण, ये सब लगभग शून्य हो गए हैं। ना तो अब अपहरण की उस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ना तो पत्थरबाजी हो रही है, ना राज्य में बंद बुलाया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो सुरक्षा की स्थिति में एक बड़ा सुधार देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी आप लेटर ऑन देखेंगे तो अभी रिसेंट में पहलगाम में हमला हुआ, जो एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन एक ही बड़ा ये हमला हुआ है इस दौरान। आगे बढ़ते हैं और आगे अगर हम देखें तो ये बताना जरूरी है कि पहलगाम का आतंकी हमला 2025 जिसने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी भी उजागर की है। यद्यपि घटनाएं कम हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगर हम आर्थिक प्रगति के बारे में बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो हमें पता चलेगा कि लगभग 1.63 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं इन 6 वर्षों में। 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं क्रियान्वयन की स्थिति में आ गई हैं। जम्मू कश्मीर का जीडीपी 2 गुना हो गया है, जो कि पहले 1.17 लाख करोड़ था और अब बढ़कर 2.63 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो घाटे में था, अब लगभग 1700 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा है। जीएसटी, एक्साइज और नॉन टैक्स राजस्व में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो निश्चित तौर पर रिमार्केबली देखें तो इन 6 सालों में आर्थिक वृद्धि बहुत अच्छी हुई है। अगर हम पर्यटन में उछाल की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में 2023 में लगभग 2.11 करोड़ पर्यटक आते हैं, जो जीडीपी में 7% का योगदान देते हैं। 75 नए डेस्टिनेशन डिक्लेयर होते हैं और 2000 होम स्टे पंजीकृत होते हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या होता है, पहलगाम हमला होता है और 50 जगहों पर पर्यटकों के जाने की रोक लगा दी जाती है। सुरक्षा के कारण एडवेंचर टूरिज्म बहुत सीमित है यहाँ पर। देखिए, ये हम दोनों पहलुओं पर देख रहे हैं, क्या अच्छा हुआ और कहां पर चुनौतियां हैं, क्योंकि हमें 6 साल का एक समग्र मूल्यांकन करना है। तो आप देखें तो पर्यटन की बहुत अच्छी स्थिति रही, लेकिन पहलगाम हमले के बाद ये स्थितियां थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल तो जरूर हुई हैं। इसका मैसेज अच्छा नहीं गया है आम जनता में। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो आर्थिक प्रगति बहुत अच्छी रही है। अब आगे बढ़ें तो देखें कि वास्तव में ये जो कहानी पूरी है, ये कहानी पूरी की पूरी एक पहलू है, इसकी बाकी सारे हिस्सों पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जैसे जो हिडन फैक्ट है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के बजट का 70% अभी भी केंद्र सरकार दे रही है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों की भर्ती भले ही कम हो गई हो, लेकिन सीमा पार आतंकवाद तो कम नहीं हुआ है। और तीसरी बड़ी चीज, इकोनॉमी जरूर बूम कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से टिकी है केंद्रीय सरकार की ग्रांट्स पर। तो अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि पूरा जो सुनहरी पिक्चर दिखाई जा रही है वो उतनी सुनहरी है। कश्मीर के में आंकड़ों में सुधार तो हुआ है, हिंसा घटी है, निवेश बढ़ा है, लेकिन स्थायी शांति और आत्मनिर्भर विकास की राह अभी लंबी है। राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, सुरक्षा खतरे में है और केंद्र और राज्य के बीच में विश्वास का अभाव है, और ये बड़ी चुनौतियां हैं। तो देखिए, इस पूरे डिस्कशन से कुछ ऐसे समझिए, पूरे कश्मीर की इमेज को आप बहुत चंद लाइनों में इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए कि कश्मीर जो 2025 में हम कश्मीर देख रहे हैं, यहाँ एक तरफ 5 स्टार होटल्स हैं जहां पर विदेशी पर्यटक चेक इन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ, उसी सड़क के दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सिक्योरिटी चेक्स हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कैफे में बैठ करके युवा स्टार्टअप का सपना देख रहे हैं और खिड़की के बाहर आर्मी अभी भी पेट्रोलिंग कर रही है। डल लेक पर रोमांस हो रहा है, लेकिन
आसमान में ड्रोन का सर्वेलांस अभी भी चल रहा है। वोट डालने की आजादी मिली है, लेकिन जिसको वोट दिया है उसके हाथ में पावर्स नहीं है। इसके साथ साथ जीडीपी आसमान छू रहा है, लेकिन उसका 70% दिल्ली की ग्रांट से आ रहा है। टूरिज्म में लगभग 2.11 करोड़ का रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन एक गोली चलती है और 50 टूरिस्ट स्पॉट बंद हो जाते हैं। सीएम बन गए हैं, लेकिन पहला काम उनका यह है कि वे राज्य के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करें, लेकिन यह मांगना उन्हें उनसे है जिन्होंने उनसे यह छीना था। तो बहुत ही रोमांचक और ट्विस्टेड कहानी है कश्मीर की। मतलब हम ये कह सकते हैं कश्मीर ना तो ब्लैक है ना वाइट है, कहीं ना कहीं ये बस ग्रे है। एक दुनिया है, एक जमीन है जो दुनिया के नक्शे पर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वास्तव में वहाँ की जो लाइफ है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत पेचीदा है। जिंदगी नॉर्मल है, लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं है वहाँ पर। तो एक तरीके से समझिए कि 2025 में जब हम 6 सालों के बाद का कश्मीर देखेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ कोई खुशी की कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दुख की कहानी भी कोई नहीं है। तो कश्मीर बस एक जिंदगी की कहानी है और चल रही है, जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, अधूरी है और हकीकत में है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। तो कश्मीर के लिए सभी लोग ये समझें कि इसको विकास करना है, इसको आगे बढ़ाना है और पूर्ण राज्य का दर्जा जो वहाँ की जनता भी मांग रही है, क्योंकि उससे ऑटोनॉमी आएगी, वे अपने निर्णय ले सकेंगे, अपने हिसाब से विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो जितना जल्दी संभव हो सरकार इस बारे में विचार जरूर करे। कश्मीर को ऑटोनॉमी देना महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा यूपीएससी से। यूपीएससी में किस प्रकार से ये प्रासंगिक है। पहली बात, संविधान और संघवाद जो कि जीएस के पेपर 2 का हिस्सा है, आपका पॉलिटी का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आंतरिक सुरक्षा, जहां पर जीएस पेपर 3 में ये पोर्शन आपका कवर होगा। आर्थिक विकास और निवेश से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 बड़े पोर्शन हैं जो आपके इस घटना और इससे जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे कवर होंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर ले, वहां से आप इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी अगर डाउट होता है तो उन डाउट्स पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2020 के बाद जम्मू कश्मीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 370 से को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पॉइंट नंबर 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पॉइंट नंबर 3, 370 हटाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 या 1, 2, 3 सभी। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमें बैचेस ज्वाइन करने हैं, किस प्रकार से करें, किस प्रकार से तैयारी शुरू करें, तो इन सब के लिए मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं कि आपके पास जो भी समय है, जैसे आप मान लीजिए कि 2026 में पेपर देना चाहते हैं, 2027 में पेपर देना चाहते हैं, 2028 में पेपर देना चाहते हैं, तो इन सब के लिए हमारे अगस्त बैचेस शुरू हो रहे हैं। इसमें क्या होगा, आप अगर 26 के लिए लेना चाहते हैं तो आपका अलग बैच होगा, 27 के लिए लेना चाहते हैं तो अलग बैच होगा, 28 के लिए लेना चाहते हैं तो अलग बैच होगा। इन सभी बैचेस में क्या होगा कि आपको जैसे 18 बुक्स का एक सेट दिया जाएगा, डेली क्लासेस दी जाएंगी, ये तीनों अलग अलग क्लासेस चलेंगी। आपकी जरूरत के हिसाब से इन क्लासेस को मॉड्यूल किया जाता है, जिससे जिन बच्चों को पहले देना है उनकी कोर्सेज को तेजी से और ज्यादा कवर कराया जाए, जिन्हें बाद में देना है उनको बेस बता करके फिर आगे कराया जाए। तो पहले उनमें उनके बेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम का किया जाता है। जो टेस्ट हैं वो सबके कराए जाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस सबकी कराई जाएगी, मेंटोरशिप सबको दी जाएगी। प्लस अगर आप इन बैचेस को अभी ज्वाइन करते हैं, हमारे जो अगस्त के ऑफर्स आ रहे हैं उन ऑफर्स के साथ ज्वाइन करते हैं, तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी दिया जाता है। आप एक बार हमारी साइट पर विजिट करिए, ऐप पर देख लीजिए, आपको वहां से बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कब कौन सी क्लासेस होंगी, किस तरीके से तैयारी कराई जाएगी, चरणबद्ध किस तरीके से तैयारी होगी। और अगर आपको उसके बाद भी डाउट रहता है तो मैंने जैसे आपको अपना टेलीग्राम ID दिया, आप वहां से पूछ सकते हो। नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा आप वहां पर कॉल करोगे, आपको सारा असिस्टेंस मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि आप एडमिशन लेने के लिए ही बात करो, आपके पास नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम भी बात कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट सपोर्ट भी हमारा उतना ही मजबूत है। तीसरी चीज ये है कि आपको ये सारे डिस्काउंट जो मैंने कहे वो कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, PK Life। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको
बहुत ढेर सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी स्टडी IQ IAS का आप कोर्स लेंगे आपको सारे कोर्सेज पर मिलेगा। तो जिन बच्चों को बार बार ये डाउट हो रहे थे, पूछ रहे थे, उन सबके लिए ये एक सुझाव है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कश्मीर को लेकर के हम लोगों ने एक डिटेल्ड चर्चा करी कि 6 सालों में कश्मीर में क्या बदला। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कश्मीर को लेकर के आपके क्या थॉट्स हैं। क्या सरकार के द्वारा 370 को खत्म करने के बाद जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो सरकार प्राप्त करने में सफल रही, या आप मानते हैं ये बस राजनीति थी और राजनीति ही बनकर रह गई? आपके जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।